अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आज प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्ण सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you and nice to talk to you, Arzu, once again. थैंक यू सो मच सर। सर आप कैसे देखते हैं जो इस वक्त चल रहा है बांग्लादेश में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो कंडीशन है कि पहले कहा जाता था कि जी पहले प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी बांग्लादेश की, अब कहा जा रहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है या जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो प्रो पाकिस्तान होगी। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? और साथ साथ अमेरिका के लिए पहले इमरान खान कह रहे थे कि उनकी गवर्नमेंट गिरा दी अमेरिका ने, अब यही चीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो पहले थी बांग्लादेश की शेख हसीना, उनका भी यही कहना है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका की वजह से गई। डू यू एग्री ऑन दिस? अब ये सच है या झूठ है, ये जानकारी लेना या ढूंढना बहुत मुश्किल है। पर दो इस खित्ते के बड़े जो नेता हैं, शेख हसीना वाजेद और उससे पहले इमरान खान, जैसे आपने कहा, यदि ऐसा कुछ इशारा करते हैं कि अमेरिका ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की है और ये दोनों बहुत जिम्मेदार नेता हैं, तो मुझे लगता है ये अपने आप में चिंता का मौजू है। और क्यों है ऐसा और इससे बचना कैसे चाहिए, ये सारे इस खित्ते को सोचना होगा, ताकि इस तरह की जो इंस्टेबिलिटी है जिससे अंदरूनी हालात ख़राब होते हैं और पूरे खित्ते के रिश्ते आपस में ख़राब होते हैं, एक दूसरे पर शक शुबा होता है, उससे बचने के लिए मुझे लगता है ये पूरे खित्ते के नेताओं को इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहेगा और क्या वजह है और उससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन सर आपको लगता है कि अमेरिका ऐसा करेगा? अमेरिका को कोई फायदा है ये गवर्नमेंट्स को हटाने से या कोई नई गवर्नमेंट पाकिस्तान या बांग्लादेश में लाने से? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे इससे पहले इमरान खान जी ने कहा और उसके बाद अभी शेख हसीना ने इसी बात को दोहराया कि अलग अलग पहलू से इसको देखा जा रहा है कि एक तो ये अफ़गानिस्तान से 20 साल बाद जिस तरह से अमेरिका को निकलना पड़ा, तो इस इलाके में रूस और चीन यहाँ बहुत इफ़ेक्टिव हैं, दोस्त हैं, और अमेरिका यहाँ अपना कोई ना कोई एक फुट होल्ड चाहता है। तो वो फुट होल्ड कैसे मिलेगा? जैसे शेख हसीना ने कहा कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड यदि दे देते अमेरिका को तो सरकार बनी रह जा सकती थी। या उससे पहले मई के महीने में उन्होंने कहा था कि ये ईस्ट बांग्लादेश और वेस्ट म्यांमार में एक छोटा ईस्ट टमोर जैसा क्रिश्चियन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक गोरे के बारे में भी बात की था, कहा था कि कोई वाइट आदमी उनसे मिलना चाहता था, मिला था, कुछ कहा उसने। तो ये इतने बड़े कद के दो नेता ऐसी बात करें तो मुझे लगता है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। हालांकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसका कोई ठोस एविडेंस तो है नहीं अभी हमारे पास। पर ये बड़े नेता यदि इस तरह की बात करते हैं तो ये बात सोचने लायक है और इसका एनालिसिस होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है या क्यों हो रहा है, और मोटे तौर पे इससे बचने की मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इसका असर जो आपस में मुल्कों में, जो यहाँ के मुल्क हैं, उनके आपसी रिश्तों पर जो ख़राब असर पड़ता है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस बात को सारे खित्ते के नेताओं को इकट्ठे बैठ के सोचना चाहिए। सर पाकिस्तान काफी टाइम से टीटीपी के साथ जो है अफगान बॉर्डर की तरफ टेंशन देख रहा है। कई बार हमने देखा कि अटैक्स हो रहे हैं, नॉन स्टॉप इनफैक्ट अटैक्स हो रहे हैं डेली बेसिस पे। आपके ख्याल से ये जो नुकसान हो रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है या इस पूरे रीजन को इस वक्त टीटीपी से या इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे खतरा है? नहीं, ये तो आरजू देखें, ये भारत का इसको लेकर हमेशा से जो पॉलिसी है वो साफ रहा है कि जो आतंकवाद है, जो टेररिज्म है, वो कहीं भी हो और कैसा भी हो, किसी शक्ल में भी हो, वो सबके लिए खतरा है। वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो उस एक खास एरिया का खतरा है, हमारा खतरा नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की सोच को बढ़ावा देता है। और जाहिर है कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उस पर टेंशन बनी हुई है, वो पूरे इलाके में, पूरे सब देशों में उसका ख़राब असर पड़ने का ऐसे डर लगा रहता है।
तो वो बात सही है कि इस तरह का जो वायलेंस का यूज़ है अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो प्रोटेस्टर्स कर रहे हों, या वो आतंकी कर रहे हों, या कोई देश भी कर रहे हों, उसका समर्थन भारत ने कभी नहीं किया है। और इसलिए भारत ने 1996 1996 से संयुक्त राष्ट्र संघ में लगातार कोशिश हो रही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कन्वेंशन की जाए काउंटरिंग टेररिज्म को लेकर, क्योंकि ये सबका साझा मतलब सबका एक जुड़ा हुआ मुद्दा है और सबके लिए खतरा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। वैसे तो सर जो बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका हो या वो कंट्रीज जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी रेफ्यूजीज को लेते हुए आजकल घबराती हैं। वो भी नहीं चाहती कि कोई एक्स्ट्रा किसी किस्म का भी बर्डन उनके ऊपर पड़े। भारत इस वक्त बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है और लग यही रहा है कि बहुत से रेफ्यूजीज आपकी तरफ आ सकते हैं। क्या आप लोग इस चीज के लिए तैयार हैं? और अगर नहीं तो जो एक कहा जाता है कि कई लोग बात कर रहे हैं कि भारत क्लेम कर सकता है एक एरिया वहां पर बांग्लादेश से, और वहां पे जो हिंदूज हैं उनको वहां शिफ्ट किया जा सकता है। आपको लगता है ऐसा कोई प्लान जो है अगर किया जाए तो वो बेहतर होगा? नहीं, मुझे लगता है ये प्लान बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ना ऐसी कोई सोच है भारत में। जो अंदरूनी जो टेरिटरी है बांग्लादेश की, उस पर पूरा जो सॉवरन अथॉरिटी है वो बांग्लादेश की सरकार की है। उसके अंदर कोई भी दूसरा देश जाके इस तरह का कोई एक जोन नहीं बना सकता। हाँ, वो खुद बनाना चाहें और उसमें भारत से कोई किसी तरह का असिस्टेंस चाहिए हो तो वो बात अलग है। बात आपने ये भी सही कही कि अब पूरी दुनिया में जब देखो कोई मुस्लिम को लेकर कोई परेशानी आती है किसी भी देश में, तो वो मुस्लिम जो उस वक्त परेशानी में हैं वो सोचते हैं कि बड़े जो ताकतवर मुस्लिम देश हैं उनको कुछ करना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। ठीक वैसे ही हिंदू हैं। अब भारत 80% 80% से ज़्यादा हिंदू हैं यहाँ। उसके बाद नेपाल बड़ा हिंदू लोगों का जनसंख्या वहाँ है। और तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन है, वो बांग्लादेश में है। तो हालांकि भारत लगातार माइनॉरिटीज़ की बात करता है, और वहाँ के जो हिंदू हैं उनको एक तरह से उम्मीद होती है कि भारत कुछ कहेगा, कुछ करेगा, उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा। तो ऐसे लोग यदि मान लीजिए कि वो बॉर्डर पार करके इस मुसीबत में भारत आना चाहते हैं, तो आपने सही बिल्कुल फरमाया कि उस वक्त चिंता यही होगी कि ये कैसे पता चले कि ये हिंदू हैं या उनके साथ कोई आतंकी उस वक्त घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत में आके और परेशानी खड़ी करें। तो ये मुश्किल जो आतंकवाद को लेकर है वो मुझे लगता है वो बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। और ये सब जब कोई देश दूसरे देश के जो नागरिक परेशानी में है उनको कोई हेल्प भी करना चाहता है ना, तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको यही डर लगता है कि इसके साथ कोई गलत लोग ना अंदर आ जाए। तो ये ठीक इस वक्त भारत में ये चिंता है कि यदि कोई लोग वहाँ से रिफ्यूजी आना चाहते हैं तो क्या उनको आने दिया जाए। आने दिया जाए तो कैसे पता चले कि ये ठीक वाले वाकई ये सचमुच में मुसीबत में है, मुश्किल में है, या बिल्कुल ऐसे मौके का फ़ायदा उठा के भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या करेंगे यहाँ घुसने के बाद। तो ये आतंक का जो मुद्दा है मैं तो उसको और बड़े तरीके से वायलेंस का मुद्दा कहता हूँ कि वायलेंस का जो भी तरीका है अपनी बात मनवाने का वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये भारत ने लगातार इस बात को दोहराया है। लेकिन सर बात सिर्फ इसकी नहीं रह जाती है कि टेररिज्म की, या फिर कि वो लोग आएंगे तो वो सही सही है या नहीं है, या उनको हेल्प की जरूरत है। लेकिन एक कोई भी कंट्री हो या कोई भी घर अगर हो तो उसमें एक लिमिटेड सी ही जो है वो जगह होती है। और जो लोग पहले से रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, आप खुद जानते हैं बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो रोड पे रह रहे हैं। तो अगर बांग्लादेश के लोगों को आप अपने यहाँ बुला लेंगे तो उससे बेहतर ये नहीं है कि उनके यहाँ जो एरिया कहा जा रहा है, लेने की बात की जा रही है, या कहा जा रहा है कि उनको हिंदूज को दे दिया जाए, वो बेहतर है? पाकिस्तान ने भी तो सर रखा था ना ये अफगान रेफ्यूजीज को। आप पकड़ नहीं, पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, तो वो हमें कह रहे हैं कि ना निकालो, पाकिस्तान में ना जॉब्स हैं ना जगह है, और जो हालत है पाकिस्तान की एवरीबडी नोज। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और मैं तो इस बात को मान रहा हूँ पहले से ही कि बांग्लादेश की जो आवाम है, वहाँ की जो टेरिटरी है, उस पर सबसे पहले जो अथॉरिटी है वो बांग्लादेशियों की है, बांग्लादेश की सरकार की है। और भारत चाहेगा कि यदि बांग्लादेश किसी तरह से हेल्प भारत की चाहिए तो भारत हमेशा तैयार है।
और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ को लेकर तो बिल्कुल तैयार है कि किसी तरह का भी यदि प्रोफेसर यूनुस मान लीजिए, वो उन्होंने बार-बार कहा है कि वो हिंसा नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ को परेशानी नहीं होनी चाहिए, माफ़ी भी माँगी है। तो यदि वो ऐसा उनको लगता है कि भारत कुछ उसमें हिस्सेदारी कर सकता है, हेल्प कर सकता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें 2 बार सोचने की बात होगी। वो इमीडिएटली मुझे लगता है भारत जो सहायता, जो हेल्प हो सकती है, वो बिल्कुल मुहैया कराएगा। और यदि ऐसा कोई सेफ ज़ोन बनाना चाहते हैं बांग्लादेश में, जहाँ माइनॉरिटीज़ की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो और अच्छे से गारंटी हो सकती है और उनकी ऐसी सोच है, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल उनका सपोर्ट करेगा इस बात को लेकर। सर, ईरान और इजराइल में भी एक तरह की टेंशन चल रही है। आपको मालूम है कि जो हमास का लीडर वहां मारा गया था, उसके बाद से यही लग रहा है कि शायद ईरान जो है वो अटैक करेगा। आपको लगता है ईरान अटैक करेगा, या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है वो देने के बाद जो है वो ये मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा? और इजराइल और उसको हमास को अगर हम देखते हैं तो आपको कहीं ये वॉर रुकती हुई दिख रही है? क्योंकि चाहे मैं मानती हूँ कि हमास की गलती है, उन्होंने जिस तरीके से अटैक किया था और 7 अक्टूबर को, सब कुछ गलत है, लेकिन इस वक्त कई हजार लोग जो है मारे जा चुके हैं उस एक अटैक के बाद। बिल्कुल 2 तरह की परेशानी है इस वक़्त इज़राइल की जो गाज़ा में वार हो रही है उसको लेकर। एक तो आम आवाम जो है वो लगातार उनकी किलिंग हो रही है वहाँ, 30,000 से ज़्यादा वहाँ लोग मर चुके हैं अभी तक। और दूसरा ये जो असैसिनेशन का तरीका है, और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इज़राइल का, यहूदियों का अपने फ्रीडम मूवमेंट से ही, शुरू से ही असैसिनेशन की जो स्ट्रेटजी है, ये हमेशा हिस्सा रही है उनके अपने तौर तरीके की। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि उनके एक के बाद एक जो बड़े-बड़े नेता, जो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, उनमें कई लोग ऐसे थे जो इस तरह की जो यूनिट्स थे, ग्रुप थे लोगों के अपने बनाए हुए उस वक़्त फ्रीडम स्ट्रगल में, उसकी वो मुखालफत नहीं करते थे, बल्कि उसकी लीडरशिप, मुखिया थे उसके वो। तो ये असैसिनेशन का जो दूसरा तरीका है, मुझे लगता है ये उतना ही परेशान करने वाला है जितना ये आम जनता को लगातार मरते देखना। क्योंकि इज़राइल ने कई बार एक के बाद दर्जनों अब तक असैसिनेशन किए हैं, उससे कोई मुसीबत कम तो नहीं हुई। कोई ऐसा नहीं कि अरब देश दोस्त बन गए हों, या फिलिस्तीनी दोस्त बन गए हों, या देश छोड़ के चले गए हों। तो ये पहली बात तो ये कि इज़राइल का जो तरीका है वो मुझे लगता है कि शांति बनाने का नहीं है, सुकून बनाने का नहीं है, वो बात को, लड़ाई को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। ये फार्मूला उनका अभी तक लागू किया कई बार, पर कामयाब नहीं हुआ है, तो अब क्यों कामयाब होगा? अब दूसरी बात आपने पूछी कि ईरान में जो उनके अपने कैपिटल में, तेहरान में जाके एक असैसिनेशन होता है, एक बहुत बड़े कद के नेता का, तो क्या ईरान रिटेलिएट करेगा या नहीं? मैं ये कहता हूँ उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनको रिटेलिएट करना ही है। किसी की भी, आप मान लो कि किसी देश की कैपिटल सिटी में, आपके यहाँ इस्लामाबाद में आके आपका कोई गेस्ट आया हुआ है, कोई दूसरा देश बाहर से आके मिसाइल से असैसिनेट करेगा, तो उसमें वो ऑप्शन की बात नहीं होती, वो बात होती है हैसियत की, काबिलियत की। तो ईरान किस तरह से रिटेलिएट करेगा, कब रिटेलिएट करेगा, ये इस पे बात हो सकती है। चाहे वो, जिनको आप कहते हैं कि वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिनको नाम देते हैं हम, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, या हौदीज हों, या दूसरे हों, क्या उनके थ्रू, आप देखें पहले ही लेबनान, साउथ लेबनान से बहुत से रॉकेट दागे जा रहे हैं पहले से ही, तो वो अटैक शुरू हो गए। तो किस तरह से वो अपना रिटेलिएट करेंगे, वो मुझे लगता है देखने की बात है, पर रिटेलिएट करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि किसी भी देश को अपनी जो नेशनल प्रेस्टीज है, जो साख है जो किसी देश की, वो सबसे ज़्यादा कीमती है। तो उसको बिल्कुल रिटेलिएट किए बगैर यदि छोड़ देते हैं, तो पहले से ही इजराइल का हौसला बढ़ा हुआ है, तो उनका हौसला और बढ़ेगा कि किस तरह से जाकर किसी भी देश में वो अटैक कर सकते हैं। हालांकि बात जो है वो बड़ी उलझी हुई है। आपने जैसे शुरू किया इस सवाल को कि हमास का जो तरीका था वो भी ठीक नहीं था, वो बात तो वहीं से बिगड़ी ना, कि वो शुरू से वैसे नहीं होना चाहिए था, पर वो हुआ। पर जब वो हुआ तो उसके बाद इजराइल लगातार इतने लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, मार चुका है, और असैसिनेशंस हो रहे हैं। तो मोटे तौर पे ये कि क्या ये सब तरीकों से वायलेंस खत्म हो सकता है?
मेरी समझ में इस तरीके से वायलेंस खत्म नहीं हो सकता। और जो शांति वार्ता पीस टॉक करना चाह रहे थे, उनका ही यदि असैसिनेशन हो जाता है, तो बाकी लोग भी जो पीस टॉक के बारे में सोच रहे थे, जो उसका सपोर्ट कर रहे थे, वो और भी चुप हो जाते हैं फिर। तो जो एंगर है, उससे एंगर बढ़ती है दोनों तरफ से। पर वो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक वॉर चलेगी तब तक नेतन्याहू की प्राइम मिनिस्टरशिप चलेगी। तो शायद ये भी ज़रूरत है कि युद्ध जो वॉर है वो चलती रहनी चाहिए, एक तरह से ये किसी नेता की ज़रूरत हो सकती है। तो आखिर में फिर ये कहते हैं कि हो सकता है बाहर से ना तो वो अमेरिका की सुनते हैं, फिलिस्तीनी उनका मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं, तो अंदरूनी जो उनके अपने ही दूसरे बड़े नेता इसराइल में हैं, जैसे कुछ ने इस्तीफा कर दिया, कुछ उनकी बैठकों में नहीं आ रहे, तो शायद अंदर से ही कोई इस तरह का एनवायरनमेंट बने कि वो किसी तरह से सोचें कि ये लगातार जो वायलेंस हो रही है, चाहे वो असैसिनेशंस की हो या आम आवाम को मतलब रोज़मर्रा आप मरते देख रहे हैं वो हो, मुझे लगता है फिर वो अंदर की जो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वही तय करेगी कि कब ये लड़ाई बंद होगी। मगर सर ये भी है कि अमेरिका को भी इसमें इंटरेस्ट है। ये बताया जा रहा है कि वो चाहता है कि ये लड़ाई चलती रहे, क्योंकि जाहिर है उसने अपने हथियार भी बेचने होते हैं, और वो बार बार इसराइल को जो है वो रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। उसने कहीं भी ये कहीं शो नहीं किया कि वो इसराइल को रोके कि मजीद लोगों की जानें ना ले फलस्तीन में, या फलस्तीन की तरफ या हमास की तरफ भी कोई बात करे। ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने वेपन्स बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ नहीं, आपने ठीक कहा। वेपन बेचने की तो बात है ही। दुनिया में 24 या 25% जो एक्सपोर्ट है वेपन्स का वो अमेरिका से होता है। तो उनकी जो इकोनॉमी है उसमें वेपन्स एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, रोल है उसका। और उनका जो प्रेशर है वो बना रहता है पॉलिटिक्स पर जब हम ज्यूज़ की बात करते हैं तो ज्यूज़ डायस्पोरा जो है वो अमेरिका में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। चाहे जितने बड़े बड़े सीईओज को देख लें, सक्सेसफुल बिजनेसमैन देख लें, पॉलिटिक्स में देख लें, ज्यूज़ हर जगह वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस में हैं। और ज्यूज़ का जो डायस्पोरा है आपस में बहुत जुड़ा हुआ है, वो एक लॉबी की तरह से काम करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लॉबी ज्यूज़ की है। तो वो लॉबी भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो जो भी बड़े नेता हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हों और या फिर रिपब्लिकन पार्टी के हों, और ख़ासकर प्रेसिडेंट ट्रंप जब पिछली बार थे तो उन्होंने, आपको याद होगा कि अपनी जो एम्बेसी है वो जेरूसलम शिफ्ट कराने की कोशिश की थी। और उनका जो रवैया है वो इसराइल के साथ और भी साथ मिल के आगे काम बढ़ाने का है। तो अब उनकी पूरी उम्मीद बन रही है कि वो शायद फिर दोबारा से वो चुने जाएंगे प्रेसिडेंट। तो उस उम्मीद में भी इसराइल का हौसला जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। और इस तरह के ख़ास जो रिश्ते अमेरिका के ज्यूज स्टेट के साथ हैं, वो एक तरह से फिर उनको उनके साथ खड़ा होने पर मजबूर करते हैं। अमेरिका की मजबूरी ये भी होती है कि अपने दोस्तों के साथ यदि वो खड़ा नहीं होता, वो नज़र आता, तो फिर बाकी जो दोस्त देश हैं उनको थोड़ी शक शुबा हो जाती है कि हमारे लिए भी मुसीबत में हेल्प करेगा अमेरिका या नहीं करेगा। तो कई बार उनको कुछ चीज़ें अच्छी ना भी लगें तो भी उनको वो ज्यूज़ की सपोर्ट करनी पड़ती है। और इस वक्त तो आप देख ही रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं अमेरिका में, और इस माहौल में नेतन्याहू बिल्कुल नहीं सोच रहे कि कैसे इस लड़ाई को रोकना है, वॉर को रोकना है। आप देखें, जब हाल ही में नेतन्याहू अमेरिका गए थे तो ऐसा खबरों में आया कि 55 बार 55 बार उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और उन्होंने अमेरिका में जाके ये कहा कि मैं तो अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये आतंकी लोग केवल इसराइल को तबाह नहीं करेंगे, ये आपको भी तबाह करेंगे, इसलिए मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये जो एक तरह से नरेटिव में जो एक नया इंटरप्रिटेशन सामने आता है, उसको लेकर भी मुझे लगता है कि अमेरिका अभी लगातार इसराइल के साथ खड़ा नज़र आएगा। और इसराइल के जो फिलहाल तरीके हैं उनसे मुझे नहीं लगता है कि वायलेंस इस पूरे मिडल ईस्ट में ख़त्म होने वाला है जल्दी से। सर पाकिस्तान में जैसे गवर्नमेंट्स आती है ना, एक गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी ट्रेड बंद कर दो भारत के साथ, दूसरी गवर्नमेंट आएगी ट्रेड खोल दो भारत के साथ। कहते हैं अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहां पे पॉलिसी एक ही रहती है, चाहे जो मर्जी गवर्नमेंट आए। आपका भी यही ख्याल है कि ऐसा ही है कि चाहे ट्रम्प की हो गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट आए, उनके लिए जो पॉलिसीज उन्होंने बना दी है हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज के लिए, आपके ख्याल से वो सेम वही रहती है या उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं?
हाँ, आरज़ू उसमें 2 चीज़ें समझना ज़रूरी है। पहले तो ये कि जो अ, डेमोक्रेसीज़ हैं, डेमोक्रेसीज़ में जो सरकारें चुनते हैं, वो लोग चुनते हैं सरकारें। इसलिए सरकारों की जो पॉलिसीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। और ख़ासकर जब फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, उसमें और भी कम फ़र्क आता है। फ़र्क केवल फ़ॉरेन पॉलिसी में यहाँ आता है कि आपका बात करने का तरीका थोड़ा-सा अलग हो जाता है। जो बाइडेन भी वही फ़ॉरेन पॉलिसी निभा रहे हैं जो पहले डोनाल्ड ट्रंप निभा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब का बात करने का तरीका अलग था, जो बाइडेन साहब का बात करने का तरीका अलग है, बस ये फ़र्क है। और या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ मुद्दे तेज़ी से आगे हो जाते हैं, कुछ मुद्दे ढीले हो जाते हैं, पर फ़ॉरेन पॉलिसी मोटे तौर पे वही रहती है क्योंकि डेमोक्रेसी है। दूसरी बात, यदि कोई ग्रेट पावर है, बड़ी जो बड़े-बड़े देश हैं, बड़े-बड़े देशों का जो तालमेल है वो पूरी दुनिया में 100, 150, 200 देशों से जुड़ा होता है। तो इतना ज़्यादा जो फैला हुआ फॉरेन पॉलिसी का जो पार्टनरशिप्स हैं दुनिया भर में, उनमें जल्दी से बदलाव बड़े देश नहीं ला पाते। तो इसलिए यदि कोई छोटा-सा देश है और वहाँ डिक्टेटर है और दूसरा डिक्टेटर आ जाए, तो शायद वो अपनी व्हिम्स एंड फैंसीज़ के नज़रिए से हुँ। कुछ चीज़ें अचानक उथल-पुथल ऊपर-नीचे कर सकता है। पर बड़े मुल्कों में और ख़ासकर जो जमहूरियत वाले मुल्क हैं, उनमें मुझे नहीं लगता है हुँ। कि ये इतना आसान है कि फ़ॉरेन पॉलिसी में कोई फ़र्क आए। वो अमेरिका पर भी लागू होता है, वो भारत पर भी लागू होता है। भारत में भी कोई भी पार्टी आ जाए, फ़ॉरेन पॉलिसी मोर और लेस सेम ही रहती है। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन सर कई बार हमने सुनने में आया ना कि ट्रम्प ने कहा कि जब वो आ जाएँगे तो जो लोग आ रहे हैं अमेरिका में एंटर हो रहे हैं या इल्लीगल तरीके से आ रहे हैं या जो रेफ्यूजीज़ या कोई भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको वो रोक देंगे। क्योंकि जो बाइडेन के लिए तो ये कहा जाता है ना, बहुत से जो अमेरिका में लोग रहते हैं, इवन जो पाकिस्तानी भी रहते हैं, वो भी कहते हैं कि उन्होंने हर तरफ से खोल दिया है बॉर्डर और लोग आ रहे हैं। लेकिन ट्रम्प का कहना है कि नहीं, हम वो बॉर्डर बंद कर देंगे। इसलिए मुझे लगा कि शायद ये कुछ पॉलिसीज़ चेंज करते हैं। नहीं, आपने ये मुद्दा बड़ा अच्छा उठाया क्योंकि अक्सर जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होते हैं, उसमें जो स्पीचेस देते हैं नेता, स्पीचेस देने का मेन पर्पस ये होता है कि उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल जाए। हुँ। और एक के बाद आपने पाकिस्तान में देखा होगा, सब देशों में देखा होगा कि जब कोई भी नेता सरकार बनाता है, तो फिर उसको वो भाषण थोड़े से भूलने होते हैं और कॉस्ट बेनिफिट देखना होता है कि क्या काम करने से फ़ायदा होने वाला है, क्या काम करने से नुकसान ज़्यादा होने वाला है। तो पिछली बार भी बहुत ये मुद्दा उठा था कि भई जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, उन पे सारी रोक लग जाएगी हुँ। वगैरह-वगैरह। आपने देखा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। पहले भी तो 4 साल डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति। तो मोटे तौर पे कोई भी देश और ख़ासकर जो तरक्कीशुदा देश हैं, जो डेवलप्ड हुँ। कंट्रीज़ हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास जो लोग बाहर से आएँ, वो थोड़ा कुछ वैल्यू एडिशन, हमारा फ़ायदा हो उनके आने से, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हैं, किसी गरीब कंट्री से, तो क्या वो काबिल हैं? उनकी स्किल्स क्या हैं? एजुकेशन हुँ। लेवल क्या है? कितने प्रोफ़ेशनल हैं वो? तो उनका ये कोशिश रहती है कि जो ऐसे लोगों को अंदर आने दिया जाए, क्योंकि उनके पास चॉइस है, बहुत लोग आना चाहते हैं, तो वो चुन सकते हैं कि कौन आए, कौन नहीं आए। तो फिर वो बार-बार कहते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं, जब कोई आतंकी हैं, जब कोई बेकार आदमी है, हुँ। वो अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसी कोशिश वो करने की हमेशा उनकी सोच बनी रहती है। और वही बात फिर से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और पॉलिटिक्स में तो आप देखो कि वो खुद इमिग्रेंट हैं, उनकी वाइफ इमिग्रेंट हैं, और वो लगातार ये इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट की हुँ। बात करते रहते हैं। तो कभी-कभी हम लोग उसको जुमलेबाज़ी भी कहते हैं कि आप हुँ। हुँ। कहने को कुछ भी कह देते हैं, पर आप जब सरकार बनाएँगे तो फिर आप ठीक से सोचेंगे कि आपकी इकोनॉमी जो है वो तो इमिग्रेंट्स ही चला रहे हैं, और इमिग्रेंट्स की वजह से ही आपकी इकोनॉमी चल रही है। और इमिग्रेंट्स को आप नहीं आने देंगे तो फिर आपकी इकोनॉमी और भी रिसेशन में चली जाएगी, जो पहले से रिसेशन में जा रही है। तो ये सब बातें कहने की हैं, इलेक्शन में कई बार ऐसी कही जाती हैं। हाँ, कुछ हद तक उसका असर होता है, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैसे ही सब इमिग्रेशन बंद हो जाएगा। प्रेज़िडेंट ट्रंप यदि व्हाइट हाउस में आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्पीचेज़ के लिए ठीक है। जब सरकार बनेगी तो सोच और अलग हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वाक़ई में सर इलेक्शन से पहले कुछ और बात होती है, लेकिन ज़ाहिर है कि इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट चलानी होती है या पूरी कंट्री चलानी होती है, तब पता लगता है कि काम किस तरह हो रहा है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज जॉइन किया, एंड आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। इस बार थोड़ा गैप ज़रा लंबा हो गया और जी, वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आज आपने जॉइन किया। बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सर।